Hello everyone. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic hydrostatic pressure. In that, we've discussed all these topics and we are discussing numericals based on vertical plane surface immersed in a liquid. So let's continue. A 4 meter by 2.5 meter wide rectangular plate is vertical and is hinged at point 0.15 meter below the center of gravity of the gate. The total depth of water is 8 meters. What horizontal force must be applied at the bottom of the gate to keep the gate closed? अब ये जो क्वेश्चन है इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें टॉर्क की बजाय क्या पूछा गया है, फोर्स पूछी गई है. पिछले केस में हमें टॉर्क की वैल्यू पूछ रहे थे, अब यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि ये फोर्स की वैल्यू बताओ जो हम लगाएं ताकि जो ये गेट है ये कैसा रहे, वर्टिकल रहे. और क्या डिफरेंस है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, रेड पॉइंट पे, बट जो आपका हिंज है, हिंज कहाँ पे है, ये ब्लैक पॉइंट पे. तो वो हिंज कितनी नीचे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, 0.15 मीटर्स नीचे है. हमें दिया गया है गेट कैसा है, रेक्टेंगुलर गेट है, पिछले केस में सर्कुलर था. तो एक सिंपल रेक्टेंगुलर गेट आपको गिवन है. अगर मैं इस तरीके से बनाऊं जिसकी विड्थ कितनी है 2.5 मीटर्स, यहाँ पे लिखा है 2.5 मीटर्स वाइड. ठीक है, तो विड्थ कितनी है 2.5 मीटर्स और डेप्थ कितनी है 4 मीटर्स. क्लियर. अब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है जी. क्लियर. जो हिंज है, हिंज अगर मैं ग्रीन पॉइंट से ग्रीन लाइन से डिपिक्ट करूँ तो हिंज यहाँ पे है. सो हमारे पास क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दिस इज द हिंज. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हिंज के बीच में 0.15 मीटर्स का गैप है. विड्थ 2.5 मीटर्स है, डेप्थ कितनी है 4 मीटर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 मीटर्स डेप्थ पे है. ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि आप पहले तो ये फोर्स कैलकुलेट करें, या हमें एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करनी है, हमें ये वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है. जो फोर्स हमें लगानी है, अप्लाई करनी है फोर्स F, ताकि जो हमारा गेट है वो वर्टिकल पोजीशन में रहे. हमारे पास क्या एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे पानी है या कोई लिक्विड है तो यहाँ पे एक फोर्स P एक्ट कर रही है इस पॉइंट पे. कितने हाइट पे, h बार डिस्टेंस पे. क्लियर. और y बार कितना गिवन है हमें, y बार इज इक्वल टू 6 मीटर्स, ये बता दिया है. तो क्यों बता दिया, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इज 8 मीटर्स. तो टोटल डेप्थ कितनी है 8 मीटर है. आपने 4 मीटर का गेट डिडक्ट कर दिया. अगर हम y बार कैलकुलेट करना चाहें तो पहले y बार कैलकुलेट कर लेते हैं. y बार क्या होगी, टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ कितनी है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर माइनस डेप्थ ऑफ गेट या फिर डेप्थ ऑफ CG ऑफ गेट फ्रॉम द बॉटम. ठीक है, फ्रॉम द बॉटम. तो यही हुआ y बार. y बार क्या है, ये CG इस पॉइंट पे है. तो हमें कहाँ से आना है, हमें नीचे से ऊपर आना है. यहाँ से कहाँ तक आना है, ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, y बार मिलेगा. तो नीचे से ये डिस्टेंस कितना है, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ से CG और बॉटम के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर्स. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन के लिए ये टोटल डेप्थ 8 मीटर्स से क्या माइनस कर देते हैं 2 मीटर्स. सो आई विल गेट y बार इज इक्वल टू 8 meters minus 2 meters which is equal to 6 meters. तो y बार की वैल्यू तो पता चल गई हमें. अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम एरिया कैलकुलेट कर लें. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 2.5 इंटू 4 लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर. क्लियर. तो दिस इज माय एरिया. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक फोर्स P कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो P कैसे कैलकुलेट होगी, रो जी ए इंटू वाई बार. सो रो इज, क्योंकि वाटर है तो 10 to the power 3 इंटू 9.3
81 into 10 meters square into 6 meters. So this gives me 588,600 Newton. So force P is equal to 588.6 किलो न्यूटन। तो आपके पास फोर्स पी आ गई। किस पॉइंट पे एक्ट करती है ये फोर्स पी? एच बार पे पॉइंट एक्ट करेगी। एच बार क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फोर्स पी या डेप्थ ऑफ फोर्स पी फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस, एच बार। तो एच बार का फॉर्मूला होता है आई जी अपॉन ए वाई बार प्लस वाई बार। तो आई जी कैलकुलेट करते हैं। आई जी विल बी सो आई जी विल बी इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेट है तो क्या हो जाएगा? बी डी क्यूब बाय 12। तो b कितना है इसका? 2.5 मीटर्स। d कितना है? 4 मीटर्स डिवाइडेड बाय 12। So this will be equal to 13.33 meters to the power 4. So h bar की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13.33 upon 10 into 6 plus 6. So h bar calculates to be equal to 6.22 meters. तो h bar की वैल्यू कितनी आ गई? 6.22 meters. अब हमें बोला गया है कि हमने क्या कैलकुलेट करनी है? ये फोर्स F कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स F कैलकुलेट करनी है, हमें क्या निकालना है? हम क्या करेंगे? हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क क्यों? या मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है? तो सेम ही चीज हो जाएगी। जब आप मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जो भी मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं, सबमेशन ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ मोमेंट्स एक्टिंग, sum of moments acting about the hinge will be equal to 0। ठीक है, तो जब आप हिंज के अबाउट कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 कैसे? आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। साइन कन्वेंशन कैसे ली जा सकती है? हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो पॉजिटिव है। सो क्लॉकवाइज को मैंने क्या बोल दिया? क्लॉकवाइज मोमेंट को बोल दिया पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को मैंने क्या बोल दिया? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब देखते हैं कि मोमेंट आ कौन सी फोर्सेस की वजह से रहा है। आप इसको टॉर्क भी बोल सकते हैं। एक तो फोर्स F हम जो लगाएंगे उसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस तरीके से, मोमेंट इस तरीके से एक्ट करेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका? ये हिंज से लेके इस फोर्स, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया स्मॉल f। ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? एक है फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट या टॉर्क क्या हो जाता है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फ्रॉम हिंज। तो हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना अज्यूम करा है? अभी F अज्यूम करा है, ठीक है। ये प्लस का साइन है क्योंकि मोमेंट कैसा एक्ट हो रहा है? फोर्स F की वजह से, इस डायरेक्शन में, फोर्स F की वजह से। तो जब वो फोर्स इधर से एक्ट कर रही है तो वो मोमेंट कैसे एक्ट करवा रही है? ऐसे एक्ट करवा रही है। तो वो कैसा मोमेंट है? क्लॉकवाइज। तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब P देखो, P और हिंज के बीच में भी कुछ डिस्टेंस होगा। वो P और हिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने बोल दिया ये हमारा हिंज था और ये P था। तो ये जो ये डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया स्मॉल x। इसको थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं स्मॉल x, ठीक है। तो ये जो x है ये कौन सी डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट कर रहा है? यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट कर रहा है। फोर्स ऐसे लग रही है, हिंज ऊपर है, तो कौन सी डायरेक्शन में मोमेंट आ रहा है? इस डायरेक्शन में मोमेंट आ रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? माइनस, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस P इंटू एक्स। अब और कोई मोमेंट नहीं लग रहा और कोई फोर्स नहीं है हमारी इस गेट पे एक्ट कर रही,
सिर्फ एक फोर्स ये P लग रही थी, दूसरी फोर्स क्या लग रही थी, F लग रही थी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है सारे ये फोर्सेस के या सारे मूवमेंट्स के। तो हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल F इंटू स्मॉल f इज इक्वल टू P इंटू एक्स। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये क्या हुआ। ये हमने क्या किया है, जो मूवमेंट्स हैं उनका सम किया है। कैसा सम किया है, विद साइन सम किया है, एल्जेब्रिक सम किया है। और वो सम क्या हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 0। क्यों 0? 0 मीन्स कि नो मूवमेंट इन द गेट। तभी क्या होगा, नो मूवमेंट इन द गेट। अगर गेट में मूवमेंट होती तो फिर ये 0 नहीं आना था, पर क्योंकि हमारे गेट में मूवमेंट नहीं है तो हमने क्या बोल दिया, इसका मतलब है कि नो मूवमेंट इन द गेट, इसलिए इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हमें जो टर्म्स हैं F, P और X पता है। कैसे पता है, देखते हैं। अगर आप बोलें F डॉट F इज इक्वल टू P डॉट X, तो P की वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, इट वॉज इक्वल टू। तो पहले F देखते हैं, F कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। F है ये वाला डिस्टेंस, हमें बोला है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है, ये वाली जो लाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उससे हिंज कितना नीचे है, उससे हिंज है 0.15 मीटर्स नीचे। तो ये 0.15 मीटर्स नीचे, हिंज तक डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर्स। F कहाँ होगा, 0.15 मीटर्स नीचे। तो F को कैसे लिख सकती हूँ, F कैन बी ऑब्टेन्ड एज 2 minus 0.15 which will be equal to 1.85 meters। ठीक है, तो ये F की वैल्यू तो आ गई। अब बची X की वैल्यू। P की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। X की वैल्यू क्या है, अगर आपको G तक हमें पता है, G तक डिस्टेंस कितना है y बार, P तक हमें डिस्टेंस पता है, P तक डिस्टेंस कितना है h बार, G और हिंज के बीच में कितना डिस्टेंस है 0.15। तो उसके नीचे का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। उसके नीचे का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो दिस डिस्टेंस x इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो ये x कैसे आएगा, अगर आप h बार में से ये 6 और 0.15 डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू h बार माइनस y बार माइनस 0.15, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x। h में से क्या माइनस किया, y बार, फिर क्या माइनस किया 0.15, तो क्या बचा, सिर्फ x। तो आई कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 6.22 माइनस 1.85 माइनस 0.15। ठीक है, तो दिस गिव्स मी, सॉरी यहाँ पे 6 होना था, बाय मिस्टेक मैंने 1.85 लिख दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, 6.22 माइनस 6 माइनस 0.15 विच विल बी इक्वल टू 0.07। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0.07। तो अब मेरे पास p की वैल्यू है, मेरे पास f की वैल्यू है, मेरे पास x की वैल्यू है, और इक्वेशन क्या है मेरी, f point f is equal to px, f point f is equal to px, so f will be equal to px upon f। ठीक है, स्मॉल f, तो p कितना है 588,600, x कितना है 0.07, और स्मॉल f की वैल्यू कितनी है 1.85। so this will be equal to 22271 न्यूटन्स। ठीक है, तो आपने फोर्स F कितनी लगानी है, 271 किलो न्यूटन फोर्स आप लगाएंगे, कहाँ पे, एट द बेस ऑफ द गेट, एट द बेस ऑफ द गेट। कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू, सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये सारे पार्ट्स जो हैं कि आपने कहाँ पे लगानी है, जैसे कि बेस ऑफ द गेट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि
आप उसको एग्जैक्ट पोजीशन बता सकें एग्जामिनर को कि आप कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑन द लैमिना शोन इन द फिगर। आपको ये फिगर दे रखा है, आपको बोला है कि इसमें रिजल्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करें। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट यूज होना है सीजी का। तो सीजी क्या है, आपने इस लैमिना को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो बना दिया आपने ट्रायंगल और दूसरा क्या बना दिया, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे होता है, बेस से एक्ट करता है h/3 पे, जहाँ पे h क्या है, ट्रायंगल की हाइट। क्लियर। और जो आपका रेक्टेंगल है उसका कहाँ पे एक्ट करता है, d/2 पे, क्योंकि सेंटर कहाँ पे, हाइट कितनी है उसकी d, और वो सेंटर पे एक्ट करता है, तो कितना हो गया, d/2 पे। अब हमने क्या करना है, हमें इंडिविजुअल फिगर्स के तो पता है कि कैसे कैलकुलेट होंगे, हमने इस टोटल फिगर का कैलकुलेट करना है कि इस टोटल फिगर का कैसे हम प्रेशर बता सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले तो बात करते हैं फॉर द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को हमने नाम दिया है 1। ठीक है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया 1 बोल देती हूँ। एरिया 1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू 4 मीटर। यहाँ पे जो नीचे दिया है वही इसका बेस होगा, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट 6 मीटर्स, ये हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये हाइट कितनी है हमारे पास, 6 मीटर्स। तो आई कैन राइट हाफ 4 into 6 which is equal to 12 मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया तो कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट चीज हमें पूछी गई है y बार। नेक्स्ट चीज जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी y बार। y बार क्या होता है, डेप्थ ऑफ द CG of the lamina from the free liquid surface। तो फ्री लिक्विड सरफेस कहाँ पे है, यहाँ पे। इससे हमने कितनी नीचे आना है, अप टू द CG आना है, तो ये y1 बार हो जाएगा। अब ये y1 बार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हाइट कितनी होगी, दिस हाइट इज इक्वल टू 2h/3। 2h/3 क्यों, ये टोटल हाइट h थी, यहाँ तक h/3 था, तो ये कितना बचेगा 2h/3। तो ये कितनी हाइट होगी, 2h/3। क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे ऊपर हाइट कितनी गिवन है आपको, इससे ऊपर हाइट आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि कितनी है, 2 मीटर्स। तो y1 बार कितना हो जाएगा, y1 बार विल बी इक्वल टू 2 meters plus 2h/3। तो 2h की वैल्यू कितनी है, 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 6/3 which is equal to 6 meters। 6 meters। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास y1 बार की वैल्यू। अब हमें और क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए आपका टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल प्रेशर इज रो जी A इंटू y1 बार। A भी कौन सा, A1। तो रो क्यों है, वाटर है, तो 10⁻3। G इज 9.81। एरिया कितना होता है, 12 मीटर, कितना है 12 मीटर स्क्वायर, और y1 बार इज 6। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 706,320 न्यूटन। So I can write pressure is equal to total pressure for the triangle। तो इसको हम बोल देते हैं P1। Triangular lamina is 706.230 किलो न्यूटन। क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, H1। H1 बार क्या हो जाएगा, H1 बार विल बी इक्वल टू Ig1 अपॉन A1 y1 बार प्लस y1 बार। सो Ig कितना होता है ट्राइंगल के लिए, Ig होता है BH³/36। 36 क्यों, क्योंकि हम CG के अबाउट ले रहे हैं, तो BH³/36 which will be equal to 4 into 6 to the power 3 divided by 36
तो Ig1 कितना हो जाएगा, Ig1 विल बी इक्वल टू 24 मीटर टू द पावर 4। क्लियर? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। H1 बार विल बी इक्वल टू 24/12 into 6 plus 6, that gives me 6.33 meters. तो this is equal to my H1 bar। यहाँ तक तो सिंपल है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं क्वेश्चन वैसे ही कर रहे हैं। ये हो गया फॉर ट्राइंगुलर पार्ट। ठीक है, अब करते हैं फॉर रेक्टेंगुलर पार्ट। सो एरिया कितना होगा रेक्टेंगुलर पार्ट का, एरिया A2 विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 2, सो इट इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। फिर आता है y2 बार। y2 बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ तक ये कितना है, अगर हम देखें तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हुई, रेक्टेंगल के सेंटर पे, मतलब 2 के हाफ पे। तो अगर हम y2 बार कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 + 6 + 2/2। क्या किया मैंने, ये 2 यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये 2 + 6 और इसका कितना हाफ, इसका हमने कितना लेना है हाफ। तो ये हाफ कितना हो जाएगा 2 का 1 मीटर। तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 9 मीटर्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है आपका P2। P2 कितना हो जाएगा, A इंटू वाई बार इंटू रो जी। तो रो जी कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 9.81, वाई बार हो जाएगा 9 और एरिया कितना हो जाएगा 8। सो दिस विल बी इक्वल टू 706,320 न्यूटन। अब नेक्स्ट चीज हमने जो कैलकुलेट करनी है वो है H2 बार। तो H2 बार कितना हो जाएगा, H2 बार विल बी इक्वल टू Ig2/A2 y2 बार प्लस y2 बार। सो Ig, एक रेक्टेंगल के लिए Ig कितना हो जाएगा, ये उसका इस पॉइंट के अबाउट, ये CG की लोकेशन है, ये D है और ये B है। ठीक है, तो Ig विल बी इक्वल टू Ig2 will be equal to BD³/12. So BD³/12 gives me 2.67 meters. So I can write 2.67 divided by 8 into 9 plus 9, which gives me 9.04 meters. क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया H2 बार की वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। अब हमने क्या करना है, हमें पता चल रहा है कि हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे जिसको हमने बोला P2 और दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे जिसको हमने बोला P1। ठीक है, तो अब ये जो ये दो फोर्सेस P1 और P2 एक्ट कर रही हैं, हमने देखना है कि इनकी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी। रिजल्टेंट फोर्स मतलब कोई फोर्स P एक्ट कर रही होगी और P कहाँ पे एक्ट करेगी, यहाँ पे एक्ट करेगी, यहाँ पे कहीं पे। तो उस फोर्स का नाम क्या हो गया P। उसका जो हाइट होगा या डेप्थ होगी फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस उसको हमने क्या बोल दिया H। तो टोटल फोर्स जो एक्ट करेगी, टोटल फोर्स कितनी एक्ट करेगी P1 + P2। टोटल फोर्स P इज इक्वल टू P1 + P2। सिंपली फोर्सेस है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप क्या कर सकते हैं दोनों का सम ले सकते हैं। तो P1 + P2 विल बी इक्वल टू 14,12640 न्यूटन। तो ये तो आ गया मेरे पास टोटल P की वैल्यू। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे H बार भी कैलकुलेट करना है, पर H बार इतना सिंपल तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकता है। H बार को हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम सिंपल मोमेंट्स का मेथड यूज करेंगे। मोमेंट्स का मेथड मतलब कि ये जो टोटल P फोर्स है और जो ये H बार डिस्टेंस है, ये कितना मोमेंट देगा हमें, टोटल मोमेंट कितना होगा P इंटू H बार होगा। पर ये किसके इक्वल है, ये इन इंडिविजुअल फोर्सेस के मोमेंट के इक्वल होगी। इंडिविजुअल फोर्सेस के मोमेंट के इक्वल मतलब
जो फोर्स P1 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस h1 बार प्लस फोर्स P2 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस h2 बार। अब यहाँ पे ये डिफरेंट है क्योंकि ये P जो है ये इन्हीं की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये हम कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगा रहे, ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है। वैसे ही ये रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट करेगा, h बार पे एक्ट करेगा। तो ये रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को इसमें कैलकुलेट करना है तो मुझे कैलकुलेट करना है h बार। तो ये h बार कैसे आ सकता है, अगर मैं लिखूं h बार इज इक्वल टू P1 h1 बार प्लस P2 h2 बार होल डिवाइडेड बाय P। ठीक है, P1 h1 बार प्लस P2 h2 बार होल डिवाइडेड बाय P। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास h बार की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स कैलकुलेट। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट करते हैं। P1 इज 706320 इंटू h1 इज 6.33 प्लस P2 इज 706,320 इंटू 9.04 whole divided by 1412640। तो h बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बार विल बी इक्वल टू 7.685 मीटर्स। तो ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स और उसकी रिजल्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स शेप है, उस कॉम्प्लेक्स शेप को हम सिंपल शेप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड किया। फिर हम उन इंडिविजुअल शेप्स के लिए फोर्स और उसके पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं इंडिविजुअल के लिए। और फिर हम मोमेंट्स ले सकते हैं उसके अबाउट द फ्री वाटर सरफेस। इस तरीके से जो सम ऑफ मोमेंट्स होगा वो क्या होगा, मेरा रिजल्टेंट मोमेंट जो प्रोड्यूस करना था, अगर आप इस पूरे लैमिना को एक साथ कंसिडर करते। क्लियर। तो वो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, 1412640 मीटर्स। और कौन सा उसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, 7.685। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ सिंपल स्टेप जो हमने फॉलो किया है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे बोलता है ट्रापेजॉइडल चैनल इज 2 meters वाइड एट द बॉटम एंड 1.5 meters meter has side slopes 1:1. Determine total pressure, center of pressure on the vertical gate closing the channel when it is full of water. तो आपको ये दे रखा है, जैसे ही उसने 1:1 की स्लोप दे दी, आपको बोल दिया कि स्लोप कितनी है 1:1। ये डायग्राम आपको नहीं दिया होगा, ये जस्ट ईज के लिए मैंने बनाया है। आपको एक ट्रेपेजॉइडल चैनल बोला है, तो ये ट्रेपेजॉइडल चैनल है हमारे पास। हमें बोला है कि चैनल की जो विड्थ है वो इस तरीके से। अब जब ट्रेपेजॉइडल चैनल होता है तो हमेशा इस तरीके से होगा कि जो लॉन्गर साइड होगी वो ऊपर होगी और जो शॉर्टर साइड होगी वो नीचे होगी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है जब आप चैनल का वर्ड सुन लेते हैं। क्लियर। तो वाइड कितना है, नीचे से 2 meters वाइड है और डीप कितना है 1.5 meters डीप है। तो ये पानी की डेप्थ कितनी दे रखी है आपको, 1.5 meters दे रखी है। और इस स्लोप का, ये स्लोप कितनी गिवन है 1:1। तो स्लोप का मतलब है कि जितना 1:1 स्लोप का है कि जितना डीप है उतना ही क्या होगा, वाइड होगा। तो ये विड्थ भी कितनी होगी 1.5 मीटर्स होगी। क्लियर। तो अगर ये 2 मीटर्स है, ये भी 1.5 मीटर्स है, ये भी 1.5 मीटर्स है, तो ये टोटल कितनी होगी 5 मीटर्स। क्लियर। तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम आ गया। अब ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है इसको करने का कि आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लें। तो वो आपके लिए होमवर्क है कि आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दिया है एरिया के लिए और सेंट्रॉइड के लिए, वो यूज करके आप डायरेक्टली इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हम एक लॉन्गर मेथड और एक ऐसा जनरलाइज मेथड जिसमें मैं इस पूरे ट्रेपीजियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 and 2 are triangles and part 2 is a rectangle. So let's start. सबसे पहले हम करेंगे रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा आपकी वैल्यूज फॉर द रेक्टेंगल। हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।
एरिया कितना हो जाएगा 2/1.5 विच इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम y बार पे आ जाते हैं। y2 बार कितना हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 2 बोल रहे हैं, तो y2 बार कितना हो जाएगा, ये इसका सेंटर है, सॉरी ये इसका CG है, तो इस CG से जो डेप्थ होगी आपके फ्री वाटर सरफेस की वो क्या हो जाएगा आपका y2 बार। सो इट इज वेरी सिंपल, कितना आ जाएगा y2 बार हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.75 मीटर्स। अब अगर हम करें तो हम इसका IG भी कैलकुलेट कर सकते हैं। IG2 कितना हो जाएगा BD³/12, तो BD³/12 कैसे, B कितना है 2 मीटर्स, D कितना है 1.5 to the power 3 divided by 12, so that will be equal to 0.5625 meters to the power 4। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल फोर्स, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो दैट इज रो G into A2 into Y2 बार। सो रो G इज 9810, A2 कितना हो जाएगा 3 मीटर्स, Y2 बार कितना हो जाएगा 0.5625। क्लियर, सो P2 will be equal to 22072.5 न्यूटन। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास P2 की वैल्यू। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं H2 बार की, H2 बार विल बी इक्वल टू IG अपॉन A2 Y2 बार प्लस Y2 बार, सो दैट इज इक्वल टू 0.5625 डिवाइडेड बाय A2 कितना है 3, Y2 कितना है 0.75 प्लस 0.75 विच विल बी इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो आपके पास H2 बार की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 मीटर। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं ट्राइंगल। अब दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों ट्राइंगल सेम है, तो हम दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या कर सकते हैं, एक ही साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉर द ट्राइंगल्स एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो A1 इज इक्वल टू A3 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है इनका 1.5 और हाइट भी कितनी है 1.5, सो दैट इज इक्वल टू 1.125 मीटर स्क्वायर। Y1 बार विल बी इक्वल टू Y2 बार, सॉरी Y3 बार। तो ये कैसे आएगा y2 बार और y1 बार और y3 बार। अब किसी भी ट्रायंगल के लिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है h/3 पे होता है, तो ये क्या हो गया h/3, दोनों के लिए सेम होगा, ये भी h/3 होगा और ये भी क्या होगा h/3। सो आई कैन राइट दिस एज h/3, h कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 3 which will give me 0.5 meters। Clear, next is IG, IG1 will be equal to IG2, क्योंकि exactly same IG3 sorry exactly same triangles हैं, तो क्या हो जाएगा BH³ अब हमने G के अबाउट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 36, तो बेस कितना है 1.5, H कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 36, सो IG की वैल्यू आ जाएगी 0.1406 मीटर्स टू द पावर 4। तो अब अल्टीमेटली मैं P1 इक्वल टू P3 कैलकुलेट कर सकती हूँ, विच विल बी इक्वल टू रो G इंटू Y1 बार इंटू A1 बार। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9810 इंटू 0.5 इंटू 1.125, तो दैट विल बी इक्वल टू 5518.1 न्यूटन। दिस इज इक्वल टू P1 इक्वल टू P3। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास H1 बार, तो H1 बार विल बी इक्वल टू H3 बार विच इज इक्वल टू IG1 अपॉन A1 बार Y1 बार प्लस Y1 बार। सो IG कितना हो जाएगा 0.1406 divided by A1 is 1.125 into Y1 is 0.5 plus 0.5, so this will give me 0.75।
ठीक है, 0.75 meters, दिस इज h1 bar इक्वल टू h3 bar। सो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूँ तो मेरे पास है, अब यहाँ पे मैंने सारी फोर्सेस आपको शो कर दी हैं। P1 और कितनी हाइट पे एक्ट कर रहा है H1, P2 कितनी हाइट पे एक्ट कर रहा है H2 बार और P3 कितनी हाइट पे एक्ट कर रहा है H3 बार। अब इसकी एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी, तो कैसे निकालेंगे, हम सबके मोमेंट्स का सम करेंगे अबाउट फ्री लिक्विड सरफेस। मोमेंट्स का सम क्या हो जाएगा, P1 H1 बार प्लस P2 H2 बार प्लस P3 H3 बार। ये मुझे किसके वैल्यू देगा, ये मुझे टोटल फोर्स P की वैल्यू देगा, और वो टोटल फोर्स P कहाँ पे एक्ट करेगी, H बार पे एक्ट करेगी। तो टोटल फोर्स P कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, P1 प्लस P2 प्लस P3। सो लेट्स सी, सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 33108.7 न्यूटन। तो ये तो आ गया मेरे पास जो टोटल प्रेशर एक्ट करेगा हमारे ट्रिपजॉइडल चैनल पे या गेट पे, जो भी गेट एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वेशन क्या थी, जो मूवमेंट्स का सम करते हैं, पी एच इज इक्वल टू P1 H1 प्लस P2 H2 प्लस P3 H3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने इस एज को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं एज लिखूं तो एज क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एज की वैल्यू आएगी 0.92 मीटर्स। सो फाइनली मेरे पास एज की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.92 मीटर्स। तो एक फोर्स एक्ट करेगी P, जिसकी वैल्यू हमें पता है, और वो कितनी हाइट पे एक्ट करेगी, 0.92 मीटर्स। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। A square plate 2 by 2 meters is immersed vertically in water with its upper edge at the free surface. Divide the plate in two parts by drawing a line parallel to water surface such that the total pressure on the upper part is equal to the total pressure on the lower part. This is our last question and इसका solution आप लोग मुझे बताएंगे। ये एक simple आपके पास water surface है, उसमें हमने एक rectangular square plate प्लेस कर रखी है जिसकी डायमेंशंस कितनी है, 2 by 2 मीटर्स। ठीक है, अगर हम इस स्क्वायर प्लेट की डायमेंशंस बोल दें ए बी, या इसको पॉइंट्स दे दें ए बी सी डी, तो वो बोलता है ये अपर एज हमें पता है कोइंसाइड कर रहा है। डिवाइड द प्लेट इनटू टू पार्ट्स, इस प्लेट को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है बाय ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू द वाटर सरफेस। तो ये जो लाइन आने वाली है ये कैसे आनी है, पैरेलल टू द वाटर सरफेस आनी है। इज दिस पैरेलल, ठीक है, to the water surface such that the total pressure on the upper part is equal to the total pressure on the lower part। तो जितना इसमें, इसको अब इसने क्या कर दिया है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये ऊपर वाला एक पार्ट है और ये नीचे वाला एक पार्ट है। आपने क्या करना है, आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है P1 और दूसरी फोर्स कितनी है P2, सच दैट जो P1 है वो किसके इक्वल है, P2 के इक्वल है। तो दिस इज सिमिलर टू द क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड बिफोर। इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको टोटल फोर्स P कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप टोटल फोर्स P कैलकुलेट, टोटल प्रेशर P कैलकुलेट कर लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं, दैट टोटल प्रेशर will be equal to 2 times P1 will be equal to P। इस इक्वेशन को यूज करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं P1 की भी और इस डिस्टेंस x की भी, जहां पे आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। सो आई होप आप ये सॉल्व कर पाएंगे एंड यू कैन पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।